चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज जो है वो हुआ है। ये हाँ जी, कि वो पैसा जो है वो मिसयूज हुआ है चैरिटी का, जिसकी वजह से ये मुकदमा जो है वो फाइल हुआ। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 2012 का मुकदमा है, वो अभी तक उसका फैसला जो है वो नहीं हो सका। और ये जो केस है इसकी बड़ी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ शौकत खानम जो है वो 70 अरब रुपया हर साल खर्च करता है चैरिटी के ऊपर, लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के ऊपर, और उसको इस तरह के लोगों ने जब उसको मुतनाज़ा करते हैं तो उससे एक जो ना सिर्फ ये कि वो इदारा बदनाम होता है, फिर पाकिस्तान में चैरिटी का काम कौन करेगा अगर आप इस तरह से इल्ज़ामात लगाएं और उसको फिर साबित भी ना कर पाएं। सो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इसमें अपीयर हुए हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और मुझे उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। ज़िंदगी में उन्होंने कभी सच नहीं बोला और इस तरह के मुकदमात में इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर उनका मुंह काला होगा, तो इससे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है उससे बेहतरी आएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो पंजाब की कमेटी का यहाँ पे आज इजलास हुआ है। पंजाब की कमेटी इजलास में एक तो जो खानेवाल में कल इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने जो पीटीआई का जो हमारा इलेक्शन है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उसमें जो खामियां हैं उनके ऊपर पूरा होना ज़रूरी है। और दोबारा एक बार फिर इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे की बातें आई हैं, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में इक़दाम करने चाहिए ताकि ये जो तासुर है इलेक्शनों में हॉर्स ट्रेडिंग का वो उसका जो है वो खात्मा हो सके। इसके अलावा पंजाब में जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर बहुत तफसील से बातचीत हुई है और अब इंशाअल्लाह ये पंजाब में एक जो कमेटी है वो हर जुमे को मिलेगी और पंजाब में जो बल्दियाती हमारे जो स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मेयर्स के कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनलाइज करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो कायम की गई है और वो इसके बारे में अपने इजलास जो है वो करेगी। उसके बाद स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग हुई जिसमें सबसे पहले जो हमारे वजीर हैं एनर्जी के हमाद अजहर साहब, उन्होंने गैस के ऊपर ब्रीफिंग दी है। इस वक्त जो सुई नॉर्दर्न के तकरीबन 2300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनमें से 1800 जो हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो जारी है 100%। ये 2300 में से 1800 को जो है वो मुकम्मल जारी है और जो बाकी आज एप्टमा ने किया है उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक छोटा सा ग्रुप है ये हुकूमत इंपोर्ट करती है तकरीबन 2100 रुपये से 2300 रुपये तक की गैस जो है वो हमें पड़ती है। ये कह रहे हैं हमें 600-700 रुपये में जो है वो दे दी जाए, जो जाहिर है मुमकिन नहीं है और उससे भी वो बिजली के प्लांट चलाते हैं जो कि हमारे पास पहले ही एक्सेस है और फिर ये जो कैप्टिव प्लांट्स हैं ये इनएफिशिएंट हैं और इनको गैस देने का मतलब ये है कि हम डोमेस्टिक जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो गैस आ भी रही है वो भी फिर मुकम्मल तौर के ऊपर उसको हम ख़त्म कर दें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का और हमाद अजहर साहब का मौक़िफ़ है, दो बातें हैं। एक तो वो कहते हैं कि आप महंगी गैस हम जो गवर्नमेंट मंगवाती है उसको हम एक हद से ज़्यादा आगे नहीं दे सकते। नंबर 2, आपके पावर प्लांट्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं और नंबर 3, आपको पहले ही बहुत सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जा चुकी हैं और मज़ीद सब्सिडी देना इसमें जो है वो दुरुस्त इसलिए नहीं होगा कि ये गैस से आप बिजली बना रहे हैं, गैस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बिजली हमारे पास पहले ही एक्सेस है और उसके ऊपर भी एक रायती नर्ख जो है वो चल रहे हैं और आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरीके से जो कराची का इस वक्त इशू है वहाँ पे जो 50 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनको गैस जो है वो दी जा रही है, लेकिन कराची में जो डोमेस्टिक नेटवर्क है वो SNGPL से दुगना है, लिहाजा वहाँ पर मसला जो है वो ज़्यादा एक्यूट है, ज़्यादा शदीद है और इसलिए मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि गैस जो है वो पाकिस्तान में डिप्लीट हो रही है। 9% पिछले साल हुई थी, 9% अभी हो रही है। सो ये बड़ी जल्दी हमारे पास अपने, और दूसरा एक बात और भी जहन में रखिए, जो बहुत लोग बात करते हैं कि अगर आप वक्त पे गैस मंगवा लेते, या इस वक्त पहली बात तो ये गैस वक्त पे मंगवाई गई है और जो ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है कैरेजेस की वो तमाम जो हैं वो यहाँ पे आए हैं,
لیکن یہ LNG جو آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ ڈومیسٹک یوز میں نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے اور ڈومیسٹک یوز میں اس کو دینا جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بات ہوئی ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف کے معاملے کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دی ہے. جو اس وقت شہباز شریف کا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ شہباز شریف, حمزہ شہباز اور جو باقی لوگ ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور اس طرح ہی اکاؤنٹ آپریٹ کیے گئے جیسے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ زرداری نے آپریٹ کیے. زرداری گروپ نے تو یہ کیا, کچھ شرم حیا رکھی کہ انہوں نے وہ گروپ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کیے, لیکن شہباز شریف اور حمزہ شریف نے یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹلی آپریٹ کیے. اور جس طرح ابھی شہزاد اکبر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل بتایا ہے, 18 لوگ ہیں جن کے 17,000 اکاؤنٹس جو ہیں, 17,000 جو ٹرانزیکشنز ہیں ان میں سے ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو دیکھا گیا اور 16 ارب روپیہ صرف یہ ایک فیکٹری ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی. اور یہ وہ ہے جس کا ہمیں اب ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے باقاعدہ باقی پیسہ باہر بھیجا ہے, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے شہباز شریف کے کیس میں, جو کہ ہمیں پتہ چلی ہے. اب معاملہ عدالت میں ہے اور ہمیں توقع دوبارہ عدالت سے یہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. ہم اس میں کچھ اور نہیں مانگ رہے, ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر جو, اور میڈیا سے بھی میں یہ کہوں گا, آپ کو حکومت کی بات پہ بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شہباز شریف اور حمزہ کی بات پہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنی ٹیمیں بھیجیں, جو ایویڈنس جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور باقیوں کے خلاف ہے اس کو اینالائز کرے اور لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ شہادتیں جو ہیں وہ ہیں کیا, اور اس کے مطابق جو ہے لوگوں کی ایک اوپینین جو ہے اس کے مطابق بنے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے یہ جو اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی سزا سے قطعی طور کے اوپر نہیں بچ سکیں گے. صرف ایک ہی چانس ہے کہ آپ کی ہیئرنگ نہ ہو, اور جس کے لیے وہ پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے. باقی شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بات کریں گے OIC کے اوپر, آپ بات کریں. مختصر ترین نمبر 1 کہ OIC کانفرنس میں میڈیا کی ساری دنیا سے یہ ریکویسٹ آئی کہ فون بند نہ کیے جائیں, سو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل بند نہیں کیے جا رہے, یہ تینوں دن کھلے رہیں گے. نمبر 2 کہ ہفتہ اتوار اور سوار 3 دن چھٹی ہوگی, اور فواد صاحب نے کوشش تو کی کہ سوار کو نہ ہو, لیکن اسلام آباد میں, اور نہ صرف لوکل چھٹی ہوگی بلکہ سیکریٹریٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر دیں گے کہ منڈے کو ان کی واپسی ہے تو اس لیے چھٹی کی جا رہی ہے. تھرڈلی کہ 25 تاریخ کو جو ہیپی میری کرسمس سارے اسلام آباد میں سیلیبریٹ کی جائے گی, اور جو لائٹیں OIC کانفرنس کے لیے لگائی جا رہی ہیں یہ یہاں مسلسل لگی رہیں گی اور یہ نہیں اتاری جائیں گی. تھینک یو. اچھا ایک چیز صرف اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں جو فواد صاحب نے کہی ہے, دنیا نیوز کی ٹیم گئی, اسی طرح سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے ٹیلی ویژن بھی جائیں. اورنگزیب بٹ صاحب جن کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن دیا گیا چیف منسٹر کے ڈائریکٹ آرڈرز پر, عطا تارڑ کے سگنیچرز کے ساتھ, بڑے واضح طور پر شواہد سامنے آ گئے کہ وہ جن کو یہ بیوٹیفیکیشن کا دیا گیا چارج اور انہوں نے وہاں سے مال بنایا, آف کورس انہوں نے 50 لاکھ روپیہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں جمع کروایا شریف خاندان کے ملازم کے. جب ان سے پوچھا گیا ٹیلی ویژن نے بھی اور FIA نے بھی, تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں جی میں نے بالکل یہ پیسہ جمع کروایا تھا, لیکن وہ ملازم کے اکاؤنٹ میں نے کسی پارٹی فنڈ کے لیے پیسہ جمع کروایا تھا. تو جیسا فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ سال پہلے یہ الزامات تھے, اس کے بعد انکوائری ہوئی اور اب یہ الزامات ثبوتوں کے ساتھ تمام پروفز کے ساتھ جو ہیں وہ اب شامل کر دیے گئے اس چلان میں, اور آپ کے سامنے تمام چپراسیوں کے, کلرکوں کے, نائیوں کے, مالیوں کے, جوتوں والا اور تمام لوگوں کے ٹویٹ میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ جس طریقے سے آتا اور جاتا رہا, یہ اب کچھ اس میں خفیہ نہیں رہا. اب رول آگے رہ گیا ہے, حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اب پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر ہوگا کہ اس کو جتنی جلدی چلایا جائے اور سزائیں دی جائیں. اور دوسرا رول آپ کا ہے کہ آپ اس میں ایک فیئر ٹرانسمیشن کریں. ہم تو یہ عدالتیں
अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीडिया को एक्सेस दी जाए और लाइव कवरेज हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंदर शहबाज शरीफ साहब क्या बयान देते हैं, शहजाद अकबर साहब ने अगर कोई बयान दिया तो वो किस कदर बड़ा झूठ बोल रहे हैं, या कोई तबर्रा लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब अंदर झूठ बोल रहे हैं, अंदर क्या बात होती है और बाहर क्या बात होती है। काफी हो गया ये ड्रामा, अब कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए। तो हमारी बड़ी ही पुरजोर ये अपील है अदालत से भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि मीडिया को आजाद एक्सेस दी जाए कैमरे के साथ, ताकि घर में बैठे नाजरीन ये देख सकें कि एक 25,000 15,000 की तनख्वाह वाले बंदे के अकाउंट में जब 1.5 अरब 75 करोड़ 60 करोड़ की टीटीज जाली लगती हैं, वो कहां से आई, क्यों आई और वो पैसा फिर कहां गया। तो इसके साथ साथ मैं आखिरी बात जो कहूंगा वो ये कहूंगा, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो मुर्दे के, एक मुर्दा था बेचारा जिसके 2 दफा वोट डाले गए, उसका भी सबूत टेलीविजन ने दिया। हम नहीं कह रहे थे, वो हमने इल्जाम नहीं लगाया, आजाद मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो वफात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर उनका वोट डाला गया। और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है, ये 10-10 15-15 हजार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। मुझे लगता है दोज़ख में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुर्दों में इनके वोट बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह के वोट बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये दोज़ख में पहुंचेंगे अगर, तो भारी अक्सरियत से सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो वहां पर ये मुर्तखब होंगे। तो इसलिए इस बार जब तक ईवीएम नहीं आएगी ये मुर्दों के वोट पड़ते रहेंगे। और मसला ये हो रहा है कि अब अपना खानेवाल में एक बुजुर्ग जो थे वो इस बात का गिला कर रहे थे कि उनकी बेगम जो 5 साल पहले फौत हो गई थी वो वोट डालने आई लेकिन उन्हें नहीं मिलके गई। तो वो इस बात का खानेवाल में गिला कर रहे थे कि मेरी जनानी आई है, वोट पा के पोलिंग स्टेशन तो वापस चली गई है जन्नत विच, पर मैनू नहीं मिल के गई। तो ये जो नून लीग मुर्दों के वोटों का कारोबार करती है, ये तभी खत्म होना है जब ईवीएम आनी है। ये मुर्दों के वोटों के साथ साथ जो है वो मुर्दों के नाम के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स भी बना लेते हैं। वो 8 साल चलता रहा। लिहाजा मुर्दों का नाम इस्तेमाल करना इनका पुराना वतीरा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 40 साल बाद जो है वो OIC का जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, जो हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान का, वहाँ पर जो इस वक्त एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है। उस हवाले से रात जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं इब्राहिम ताहा, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, और आज जो है वो मुख्तलिफ जो वफूद हैं, मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा है, उनकी आमद का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की एक अहमियत है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो हमारे अफगान भाई हैं, जो वहाँ पर उनको मुश्किलात दरपेश हैं, उस मुश्किलात को जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए। ख़ास तौर के इस्लामी ममालिक के प्लेटफॉर्म से वो तमाम चीज़ें सामने जाएं और उसी तरीके से पूरी दुनिया को जो है वो इस तरफ मतवज्जो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो है वो एक कामयाब खारजा पॉलिसी का मैं समझता हूँ एक बेहतरीन जो है वो मुजाहरा OIC की जो गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी शक्ल में आपको नजर आएगा। फहीम 92 से फवाद साहब, रात खानेवाल में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, क्या ये शिकस्त मुर्दों की वजह से हुई है या फिर PTI मकबूलियत हो रही है? नहीं, ये तो मैंने आप पहले ही बात कही है कि इसके तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत होना ज़रूरी है। और यकीनी तौर के ऊपर जैसा अभी शहबाज ने आपके सामने जो इंसिडेंट्स रखे हैं वो भी मौजूद हैं, और उसके बाद जो इस वक्त वहाँ पे पैसे की हॉर्स ट्रेडिंग का भी काफ़ी इशू है। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पार्टी में हमारी ये फीलिंग है कि इसकी एक तहकीक भी होनी चाहिए और तमाम फैक्टर्स के ऊपर बातचीत जो है वो अब होगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि वहाँ भी एक तरीके से PTI जीती है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया गया, तो PTI के खिलाफ लड़ रही थी, नून मौजूद नहीं थी वहाँ भी, अगर आप देखें। साहब, आपने कहा कि एतमाद किया इलेक्शन की परफॉर्मेंस जो थी खानेवाल में, तो जो भी इसको रन कर रहे थे कैंपेन को इंचार्ज है पंजाब में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई रिपोर्ट वगैरह? पहले अभी शुरू तो होना, मैंने आपको बताया कि पंजाब कमेटी का इजलास अब हर जुमे को होगा, इन सारे मामलात के ऊपर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।